सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भारत के उत्तर के मैदान तक तो सबका अध्ययन कर लिया था। उसके बाद अब हम प्रायद्वीप पठारों का अध्ययन करेंगे। जो प्रायद्वीप के पठार हैं उनका विस्तार कहाँ पर है, तो उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में। ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में। हमने आपसे पहले क्या पढ़ा था कि उत्तर के हिमालय पर्वत पढ़ लिए थे। भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है हम उनका अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था, उत्तर के मैदान पढ़ लिए थे। और आज हमारा टॉपिक है प्रायद्वीप पठार। ठीक है, तो इनका विस्तार कहाँ पर है, इनका विस्तार है उत्तर के मैदान के दक्षिण में। ठीक है, तो ये उत्तर के मैदान के दक्षिण से प्रारंभ होते हैं और कन्याकुमारी तक है। ठीक है, तो लिख लेंगे इनका विस्तार उत्तर के मैदान के दक्षिण से प्रारंभ होकर उत्तर के मैदान के दक्षिण से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक। सही है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1650 किलोमीटर। अगर हम इसकी लंबाई की बात करेंगे, लंबाई इसकी 1650 किलोमीटर है। सही है, इसके बाद में अगर हम क्षेत्रफल की में बात करते हैं तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं भारत में। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत में फैले हुए हैं प्रायद्वीप पठार में। कहां से, उत्तर के मैदान से कन्याकुमारी तक। ठीक है, और अब जो है हम बात करते हैं पठार। पठार क्या होता है, आखिर पठार होता क्या है। मैदानों की अपेक्षा कुछ ऊंचे क्षेत्र जिनका ऊपरी भाग समतल होता है उनको पठार कहते हैं। तो पठारों की परिभाषा लिख लेते हैं कि पठार क्या होता है। पठार होता है मैदानों की अपेक्षा कुछ ऊंचे क्षेत्र, मैदानों की अपेक्षा ऊंचे क्षेत्र। ठीक है, ऊंचे क्षेत्र जिनका ऊपरी भाग समतल होता है, जिनका ऊपरी भाग समतल होता है। ठीक है, वो होते हैं पठार। ठीक है, अब पठारों को हम तीन भागों में बांटते हैं। पठारों को तीन भागों में बांटते हैं। सही है, कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक एक करके। पहला हो जाएगा अंतर पर्वतीय पठार। पहला है अंतर पर्वतीय पठार। सही है, और दूसरा हो जाएगा हमारा ज्वालामुखी पठार। दूसरे हैं हमारे ज्वालामुखी पठार। और फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा दोस्तों विच्छेदित पठार। विच्छेदित पठार। तो पठारों को हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। पहला अंतर पर्वतीय पठार, दूसरा ज्वालामुखी पठार और तीसरा विच्छेदित पठार। अब बात करते हैं कि अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं। देखो, अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं, पर्वतों के मध्य में स्थित।
ठीक है ना। पर्वतों के मध्य में स्थित जो पठार होते हैं, मान लें आप कि ये कोई पठार है, इसके इधर भी कोई पर्वत है, इधर भी पर्वत है, इस साइड भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है, मतलब इसके चारों साइड में पर्वत है, ठीक है। लेकिन ये पर्वत नहीं है, समतल भाग से मैदानों से कुछ ऊंचे हैं और इनकी चोटी बनी हुई नहीं है, ये ऊपर से समतल है, इनका ऊपरी भाग समतल है और इनके चारों तरफ क्या है, पर्वत है, ये बीच में है, पर्वतों के मध्य में है, तो ये हो जाएंगे पर्वतीय पठार, ठीक है, इन्हें कहते हैं पर्वतीय पठार। तो लिख लेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, पहला अंतर पर्वतीय पठार कौन से होते हैं, पर्वतों के मध्य में स्थित पठार, पर्वतों के मध्य में स्थित पठार होते हैं पर्वतीय पठार, ठीक है। इनका निर्माण भी पर्वतों की तरह होता है, इनका निर्माण कैसा होता है, जैसे पर्वतों का निर्माण होता है ना वैसे ही होता है, इनका निर्माण पर्वतों की तरह होता है, ठीक है। अब दूसरे होते हैं ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार क्या होते हैं, जब कहीं पर ज्वालामुखी फटता है ना, तो क्या होता है, उससे निकलने वाला लावा अक्सर दूर तक फैल जाता है, बहुत बड़े एरिया तक फैल जाता है, या तो उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पठार कहते हैं, सही है। तो इसको भी लिख लेते हैं, दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, इसको ज्वालामुखी से निकले लावा द्वारा निर्मित पठार, ज्वालामुखी से निकले लावा द्वारा निर्मित पठार, कौन से होते हैं ये, ज्वालामुखी पठार, ठीक है। जैसे दक्कन का पठार, जैसे दक्कन का पठार, ठीक है। अब बात करते हैं विच्छेदित पठार। विच्छेदित पठार क्या होते हैं, तो विच्छेदित पठार वो होते हैं पठार जो विभिन्न मौसमी कारकों द्वारा विच्छेदित हो जाते हैं, मतलब कट फट जाते हैं। बहुत बड़ा पठार था, सही है, ऐसे देखते हैं, ये इतना बड़ा पठार था, बहुत बड़ा पठार है, किसी भी मौसमी कारक द्वारा, मान लें बारिश के द्वारा, हवा के द्वारा, या कोई भी मौसमी कारक हो सकता है, उसके द्वारा क्या हुआ है, ये यहाँ से कट गया है, यहाँ से कट गया है, या इस प्रकार से कहीं से भी कट गया है, तो ये भाग इसका अलग हो गया है, ठीक है। अब इसका ये वाला भाग अलग हो गया है, ये बन गया है ऐसे, ये हो जाएगा विच्छेदित पठार, ठीक है। तो ये विच्छेदित पठार लिख लेंगे, पठार वह पठार जो विभिन्न मौसमी कारकों द्वारा, वह पठार जो विभिन्न मौसमी कारकों द्वारा विच्छेदित हो गया है, विच्छेदित हो गया है, उसको क्या कहते हैं, विच्छेदित पठार कहते हैं। अब हम एक एक करके सारे पठारों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। सबसे पहले देखेंगे मालवा का पठार। तो ये स्थित कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ये स्थित है मध्य प्रदेश और राजस्थान में।
सही है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। इसकी ये जो है कुल 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये 1,50,000 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। सही है ना। इसका विस्तार 1,50,000 वर्ग किलोमीटर पर है। इसकी उत्तरी सीमा कहां बनती है? अरावली पर्वत से। लिख लेंगे इसकी उत्तरी सीमा अरावली से, उत्तरी सीमा अरावली से, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी से, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी से, और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार से, पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार से। ठीक है। पश्चिमी सीमा, पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार से बनती है, से निर्धारित होती है। ठीक है। बुंदेलखंड पठार से पूर्वी सीमा इसकी निर्धारित होती है। यह क्या है? ये एक शुष्क पठार है। ठीक है। ये कैसा है? एक शुष्क पठार है। ठीक है। मालवा का पठार कैसा है? शुष्क पठार है। इसमें क्या है? पतझड़ वन पाए जाते हैं। लिख लेंगे पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसमें पतझड़ वन पाए जाते हैं। यहां पर क्या है? यहां पर भील, उराव और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। इस पठार पर भील, उराव, और संथाल जनजातियां, संथाल जनजातियां निवास करती हैं। सही है। इसके बाद में क्या है? यहां पर बैसाल्टिक चट्टानें मिलती हैं। कैसी? बैसाल्टिक चट्टानें मिलती हैं। मालवा के पठार पर बैसाल्टिक चट्टानें मिलती हैं। सही है। इसके बाद में क्या है? चंबल और इसकी सहायक नदियां यहां पर बहती हैं। तो उससे क्या होता है? चंबल और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। ये पठार जो है एक उत्खाद भूमि बैड लैंड में परिवर्तित हुआ है, जिसे चंबल का बीहड़ कहते हैं। सही है। इसके बाद में यहां पर क्या है? चंबल और सहायक नदियां बहती हैं। इसमें चंबल और इसकी सहायक नदियां और इसकी सहायक नदियां बहती हैं। जिससे क्या है? ये एक उत्खाद भूमि के रूप में है। ये पठार एक उत्खाद भूमि में परिवर्तित हो गया है। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? चंबल का बीहड़ भी कहते हैं।
इसके बाद में क्या है, यहाँ पर सरसों, तिलहन और दलहन की खेती की जाती है। इसमें सरसों, तिलहन और दलहन की कृषि की जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद में दूसरा हम देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश के मध्य दक्षिण भागों में तथा मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भागों में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मध्य दक्षिणी भागों में लिख लेंगे, उत्तर प्रदेश के मध्य दक्षिणी भागों में, और कहां पर, मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भागों में, मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भागों में। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार यहां पर है। इसके उत्तर में, बुंदेलखंड पठार के उत्तर में यमुना नदी लिख लेंगे। इसके उत्तर में यमुना नदी, और इसके दक्षिण में बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण में विंध्य का उत्तरी कगार, विंध्य का उत्तरी कगार। ठीक है, इसके दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ की पहाड़ियां, इसके दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है, पन्ना अजयगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं। इसके बाद में क्या है, यह भी एक शुष्क पठार है। बुंदेलखंड पठार भी एक शुष्क पठार है, जैसे मालवा का पठार था। ठीक है, मालवा का पठार भी कैसा है, शुष्क पठार है। बुंदेलखंड का पठार भी शुष्क पठार है। यहाँ ग्रेनाइट मिलता है। बुंदेलखंड के पठार पर ग्रेनाइट मिलता है। सही है, दोस्तों ग्रेनाइट जो मिलता है उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला इसी पठार पर स्थित है, जहां पर सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादित होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला इसी पठार पर स्थित है जहां से सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादित किया जाता है। इसके बाद में लिखेंगे बेतवा नदी इस पठार पर बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है। बेतवा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। सही है, प्रमुख नदी कौन सी है, बेतवा नदी। अब बेतवा नदी पर ही माता टीला और लक्ष्मीबाई बांध बने हैं। ठीक है ना, इस पठार के दक्षिण में सोन व नर्मदा की भ्रंश घाटियां स्थित है। इसके
दक्षिण में सोन व नर्मदा की भ्रंश घाटियां स्थित हैं। सही है। और सोन बेसिन में ही, जो सोन बेसिन है ना, इसमें ही सिंगरेली कोयला क्षेत्र स्थित है। ठीक है, ये जो सोन बेसिन है, लिख लेते हैं, सोन बेसिन में ही सिंगरौली, ठीक है ना, सिंगरौली कोयला क्षेत्र है। इसके बाद में हम देखेंगे दक्कन या ट्रैप का पठार या ट्रैप को। दक्कन पठार या इसको ट्रैप कहते हैं, है ना। ट्रैप को हम देखेंगे, दक्कन पठार या ट्रैप को देखेंगे। यह पठार महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिमी कर्नाटक और उत्तरी तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये पठार महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिमी कर्नाटक, उत्तर पश्चिमी कर्नाटक, सही है, उत्तर पश्चिमी कर्नाटक, उत्तरी तेलंगाना, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना, उत्तरी तेलंगाना, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, और गुजरात राज्यों में कहां पर है दक्कन का पठार या ट्रैप? महाराष्ट्र में है, उत्तर पश्चिमी कर्नाटक में है, उत्तरी तेलंगाना में है, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में है और गुजरात में है। ये जो है 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। इसका एरिया कितना है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका एरिया टोटल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहां पर काली मृदा, इसमें दक्कन ट्रैप में काली मृदा मिलती है। ठीक है, इसमें दक्कन ट्रैप में काली मृदा, ज्यादातर काली मृदा मिलती है। तो ये क्या है? क्रेटिशियस पीरियड में बना है। ये जो पठार है क्रेटिशियस पीरियड में बना है। सही है। इसके बाद में क्या है? ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से निकले लावा द्वारा निर्मित है। ठीक है, ये जो है ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से निकले लावा द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो इसीलिए इसे ट्रैप कहा जाता है। लिख लेते हैं, ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से, ठीक है, दरारी उद्गार से निकले लावा द्वारा
लावा द्वारा निकले लावा द्वारा निर्मित चट्टानों लावा द्वारा निर्मित चट्टानों द्वारा निर्मित है। चट्टानों द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे ट्रैप कहते हैं। इसलिए इसे ट्रैप कहते हैं। सही है ना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे काठियावाड़ पठार को। इसके बाद में काठियावाड़ पठार को पढ़ेंगे। काठियावाड़ पठार जो है, ये काठियावाड़ पठार बैसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। कैसी चट्टानों से? तो ये बैसाल्ट चट्टानों से बना है। काठियावाड़ पठार बैसाल्ट चट्टानों से बना है। यहां पर भी काली मृदा पाई जाती है। कैसी? काली मृदा। काली मृदा पाई जाती है। ठीक है। काठियावाड़ पठार भी एक शुष्क पठार है। ये भी एक शुष्क पठार है। काठियावाड़ पठार भी एक शुष्क पठार है और इसकी जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 50 से 60 सेंटीमीटर है। इस पठार की औसत वार्षिक वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। और अगर बात करें तो इसी पठार पर, कौन से पर? काठियावाड़ पठार पर गिर और गिरनार पहाड़ियों का विस्तार है। गिर और गिरनार पहाड़ियां पहाड़ियों का विस्तार यहीं पर है। सही ना। यहीं पर गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है। काठियावाड़ पठार पर गिर नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है। तो गिर नेशनल पार्क, इसको नेशनल पार्क यहां से, ठीक है ना, गिर नेशनल पार्क से 1972 से शेर परियोजना शुरू की गई थी। 1972 से शेर परियोजना शुरू की गई। सही है। इसके बाद में हम देखेंगे कर्नाटक का पठार। सही। इसके बाद कर्नाटक पठार की हम बात करेंगे। तो कर्नाटक पठार की अगर हम बात करते हैं तो ये कर्नाटक तथा केरल के कन्नौर और कोझिकोड जिलों में है। तो ये कहां पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में। और केरल के कन्नौर और कोझिकोड, केरल के कन्नौर तथा कोझिकोड जिलों में। सही है।
अब अगर बात करते हैं तो इसका विस्तार कितना है, 83,000 वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार 83,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। कर्नाटक का पठार आर्कियन और धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है, सही ना। इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है, सही ना। इसके बाद में हम बात करेंगे यहीं पर बाबा बूदन की पहाड़ियां स्थित है। कर्नाटक के पठार पर ही बाबा बूदन की पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक है, तो बाबा बूदन की पहाड़ियां कहां पर है, कर्नाटक पठार पर। बाबा बूदन की जो पहाड़ियां हैं इनकी इसकी उच्चतम चोटी मुलानगिरी है। बाबा बूदन की पहाड़ियों की उच्चतम जो चोटी है उसका नाम है मुलानगिरी। उसका क्या नाम है, मुलानगिरी। 1923 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1923। ठीक है, 1923 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये पठार लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का जो पठार है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, सही है ना। इसके बाद में क्या है, इस पठार के पूर्वी भाग को मैसूर पठार, इसके पूर्वी भाग को मैसूर पठार, इसके पूर्वी भाग को मैसूर पठार, उत्तर पूर्वी भाग को धारवाड़ पठार, उत्तर पूर्वी भाग को धारवाड़ पठार, सही है, तथा पश्चिमी भाग को मारनाड पठार कहते हैं। तथा पश्चिमी भाग को मारनाड पठार कहते हैं, सही है। तो कर्नाटक पठार जो है उसके पूर्वी भाग को मैसूर पठार, पूर्वी भाग को मैसूर पठार और उत्तर पूर्वी भाग को धारवाड़ पठार, पश्चिमी भाग को मारनाड पठार कहते हैं, सही है। कावेरी नदी, कावेरी नदी यहीं पर प्रवाहित होती है। कावेरी नदी यहीं पर, कावेरी नदी इसी पठार पर प्रवाहित होती है, सही है। और ये जो पठार है, कर्नाटक का जो पठार है, ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पठार है। कर्नाटक का जो पठार है
ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पठार है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पठार है। सही है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में जो बाकी के हमारे बचे हुए पठार हैं उनका भी अध्ययन कर लेंगे। जब तक आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को खूब शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में लाइक कीजिए।